हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें 7 से 8 दिन के अंदर हम लोग ने इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। आज बेसिकली ये 11th लेक्चर है, लेकिन ट्रस्ट करिए, इस अगर आपने 11th लेक्चर में या 11 दिनों में आपने मेरे को एक घंटा डेली दिया है तो इट विल बी प्रूविंग अ बेस्ट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स। इट विल बी प्रूव्ड एज द बेस्ट थिंग जो आपको मतलब इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी तरीके से रिवीजन करवा चुका होगा ना, अगर आपने डेली सिर्फ 1 घंटा दिया है मुझे। तो अब आज की जो लास्ट वीडियो है, हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलते रहें, टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग ख़त्म करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से सब कुछ उसमें चलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। तो हम लोग बात करते हैं एक इंस्टीट्यूट था, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ये कब हुआ? ये 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसमें बोला क्या गया, इसके तहत यूएसए ने क्या किया, ग्लोबल इकोनॉमी को डिवास्टेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बिल्ड किया था। इसके तहत हमारे 2 इंस्टीट्यूशन मिले थे, एक मिला था IMF और एक मिला था वर्ल्ड बैंक। जो हम लोग बात करते हैं IMF वर्ल्ड बैंक, तो वो इसी के तहत हमें देखने के लिए मिला था। और IMF का जो वर्क था वो क्या था, टू ओवरसी द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जो मॉनेटरी सिस्टम इंटरनेशनली चल रहा है उसको देखने का जो काम करता था वो हमारा IMF करता था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता था। इसको स्टेबल एक्सचेंज रेट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करता था। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो इट वाज अर्लियर, इसका जो नाम था उसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यार ये कोई इंटरनेशनल बैंक है जो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है। तो अगर इसके आगे मैं बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे ध्यान देता था कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कुछ ऐसा मैं देखूंगा जो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में काम आए, जिसको करने के लिए लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा। तो इंडिया भी इसका मेंबर है डेफिनेटली। अब IMF की मैं बात करता हूँ, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका प्रमोट करना। देखो सबके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, बड़े कॉमन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रमोट करना, फाइनेंस को बड़ा स्टेबल रखना, ठीक है, फाइनेंसिंग को स्टेबल रखना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सबके वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना। देखिए क्या होता है कि एक जो एक्सचेंज रेट होता है उसको स्टेबल बनाना, इसी का हमारा सबसे बड़ा वो है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारा दूसरी कंट्रीज से हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली प्रमोट। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद पॉलिसी एडवाइस भी देता है ना, पॉलिसी एडवाइस देता है कि किस तरीके से कि आप पॉलिसी फ्रेम करिए जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो जाए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है कहीं ना कहीं जब आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इसके बाद में बात करता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि देखिए, हेड होता है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फिर उसके बाद आते हैं हमारे IMFC एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है वो क्या होता है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, सबसे ऊपर यही होता है कि इन्हीं के जो चलनी है। उसके बाद इसमें 190 मेंबर कंट्रीज होती हैं, गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं ना वही इन लोग के अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करता हूँ तो ये जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये किसके हाथ में होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। जो डेली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाथ में होती है। इसमें टोटल 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, हाँ, जो इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो इनको इलेक्ट करती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो दे आर द हेड ऑफ IMF स्टाफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो स्टाफ होता है उसका हेड जो होता है वो कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। भाई जैसे कंपनीज में चलता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीज़ें चलती हैं। चेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ही इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड अ रिन्यूएबल टीम ऑफ 5 years 5 साल के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की, तो IMFC की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इट कंप्राइजेस फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ये इंक्लूड करता है, साथ में ही
प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी जो होती है 24 मेंबर्स की, उसको भी इंक्लूड करता है। उसके बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ये कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ईच मेंबर ऑफ द कंट्री और अ ग्रुप दैट इलेक्ट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल्सो अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ अ कमिटी। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इलेक्ट करता है वही कंट्री अपना जो मेंबर ऑफ कमिटी है उसको भी अपॉइंट करता है। डेवलपमेंट कमिटी की बात करूँ DC की, तो इट इज़ अ जॉइंट कमिटी विद द वर्ल्ड बैंक। ये एक जॉइंट कमिटी है वर्ल्ड बैंक के साथ की, जो एडवाइस करती है क्रिटिकल डेवलपमेंट इशूज़ पे। कोई भी क्रिटिकल डेवलपमेंट इशूज़ है उस पर ये एडवाइस करती है कि भैया देखो ऐसे ऐसी ज़रूरत है। कि अगर कोटा की मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच कंट्री टू IMF डिटरमाइंड बेस्ड ऑन कंट्रीज इकोनॉमिक साइज ओपननेस टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से, तो इनका 16.5 का कोटा है और वोटिंग पावर इनकी है जो कोटा पे बेस्ड करती है। जितना ज़्यादा कोटा उतनी बढ़िया वोटिंग पावर। अगर डिसीजन मेड बाय IMF रिक्वायर्स सुपर मेजोरिटी ऑफ 85% ऑफ अ टोटल वोटिंग पावर। जितनी टोटल वोटिंग पावर होगी उसका 85% आपका सुपर मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इसके फाइनेंसिंग की, देखो धीरे धीरे हम लोग ने IMF को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनेंसिंग के बाद क्रिटिसिज्म, इसका कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ IMF फाइनेंसिंग की, देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, जो इसके मेंबर होंगे उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो ये देगा ही ना, तो यही चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें। उसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट, कुछ इसके कंडीशनैलिटीज़ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, अब ये क्या होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स? स्टैंड बाय पे रहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की, अगर कोई इमर्जिंग एडवांस इकोनॉमीज है उसको शॉर्ट टर्म सपोर्ट चाहिए तो हाँ हम दे देंगे तुम्हें सपोर्ट। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, अब देखिए क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि हाँ सिमिलर टू SBI ही है, लो इनकम कंट्रीज के लिए यूज़ होता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा सारी चीज़ें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, स्ट्रक्चरल इशू इमर्जिंग है अगर, तो उसके लिए काम आता है। फिर एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें अगेन लो इनकम कंट्रीज़ के लिए है ये। फिर रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड, अगर ये रैपिड फाइनेंसिंग चाहिए आपको तुरंत, रैपिड मतलब तेज़ जल्दी चाहिए, तो ये किस चीज़ के लिए होता है कि अर्जेंट करना है उसको। फिर क्रेडिट फैसिलिटी अगर रैपिड है तो फिर अगेन लो इनकम कंट्रीज़ के लिए आता है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म रेन्यूएबल क्रेडिट लाइन होती है, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो कंट्री होती हैं उनके लिए। फिर इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि PLL जो होता है वो फॉर कंट्रीज विद साउंड फ्रेमवर्क बट रिमेनिंग इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं लेकिन साउंड उनका फ्रेमवर्क है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। अगर मैं इसके क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो इट कैन बी क्वाइट स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल होता है या थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। कॉज सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना उसमें थोड़ा सा लिबरलाइजेशन की जरूरत होती है, तो वो चीज़ों थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती है। ये जहाँ फोकस करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओवर डेवलपमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है ये। फिर वोटिंग पावर जो होता है इसका, ये भी थोड़ा सा अनफेयर लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोटा उतना ज़्यादा वोटिंग पावर, ये थोड़ा सा तो अनफेयर है ना। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी तो उतना ही मौका मिलना चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रांसपेरेंसी की, इसमें कमी है तो बिल्कुल है। आप देख सकते हो किस तरीके से पॉलिसी जो बनती है वो क्लोज डोर के अंदर बनती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। कोटा रिफॉर्म्स की अगर मैं बात कर दूँ, इंक्रीज द कोटा फॉर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अगर दूसरी की मैं बात करूँ तो उसका आता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक है क्या? ये यार सुनते तो हो वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज दिस वर्ल्ड बैंक? क्या कोई नॉर्मल बैंक है, ऐसा कुछ है? तो इसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पहले का नाम ही यही था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फिर इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ चीज़ें MIGA वगैरह है इसमें। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD की बात करता हूँ। तो ये लोन गारंटी करता है, ये लोन देता है, गारंटी करता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे मिडिल इनकम जो क्रेडिट वर्थिनेस कंट्री होती हैं, ये उनको देता है। जैसे हम लोग जाते हैं SBI में लोन लेते हैं, हमारी कंट्रीज़ कहाँ जाती हैं? ये वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाती है, भैया हमको पैसा की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो कम होता है, और लोन जो मिलता है वो लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। और उसके बाद ये क्या ग्रांट करता है कि जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं थोड़ी, उनको ये ध्यान में रखता है अपने। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग
कॉर्पोरेशन की मैं बात करता हूँ तो लोन्स, इक्विटी एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्री। मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, किसी कंट्री में जाके अपना डेवलपमेंट चाह रही है, तो उसमें ये काम आता है कि भैया ठीक है हम तुम्हें दे देंगे पैसा, इस तरीके से ये काम होता है। फिर ICSID की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ अ फोरम ऑफ सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर एंड होस्ट कंट्रीज। मान लीजिए कि कुछ सेटल डिस्प्यूट हो गया, उसको जो ध्यान में रखता है वो ये रखता है। अगर इसके बाद मैं इसकी क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ तो देखिए नेगेटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इसके सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो वो थोड़े नेगेटिव हैं। अगर गवर्नेंस की बात करें तो अनडेमोक्रेटिक है एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगेन जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वहाँ पे सारी चीज़ें सही कैसे चल सकती हैं। एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजीज एंड टू फोकस ऑन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट देन सोशल डेवलपमेंट। तो ये देखिए क्या होता है ना कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पे से कम सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स कुछ आए, फिर ये क्या करता है, ये पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करता है। तो कुछ रिफॉर्म्स इसके अच्छे थे, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करना, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। ये इसने क्या एक रीजनल ऑफिस किया कि इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और इसको हम देखेंगे। रिजल्ट बेस्ड लेंडिंग, वही चीज़ मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस जैसे आपका रहेगा उस हिसाब से आपका हम लोग लेंड करेंगे आपको। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ाई गई थी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं डिफरेंस बात करता हूँ डिफरेंस की IMF और वर्ल्ड बैंक में, तो उसका जो डिफरेंस है आप देख सकते हो कि इसका जो पहली बात तो इसकी मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मीनिंग आगे अगर हम देखें तो ये फोकस करता है ना, IMF वो स्टेबिलिटी पे फोकस करता है, लेकिन जो WB है वर्ल्ड बैंक है वो ग्रोथ पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बात करता हूँ तो ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF इज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे मैं आपको ऊपर बताया था कि 5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर ऑपरेशंस की बात करता हूँ तो ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लेंडिंग करता है। IMF असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ ऐसे करिए, लेकिन जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो लेंड करता है पैसे। ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करता हूँ, इट इज़ टू डील विद इशूज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो इट लेसन्स पॉवर्टी एंड प्रमोट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। कंट्री लॉन्ग टर्म जो होता है ना, कंट्रीज इकोनॉमी लॉन्ग टर्म जो पॉवर्टी और प्रमोशन होता है, इन सबको ये थोड़ा सा ध्यान में रखता है कि भाई लंबे समय तक कैसे गरीबी को हटा सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अगर हम बात करते हैं, it is overseen and regulates the global trade। यार वर्ल्ड ट्रेड का मतलब समझ रहे हो ना, जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में उसको ये कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ओवरसी एंड रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेड अमंग इट्स मेंबर। अब इसके जो मेंबर्स होंगे उसको ये जो ध्यान में रखेगा। 1995 में सक्सीडिंग जनरल GT, देखो GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग इट्स मेंबर कंट्री। जैसे अभी आप देख रहे हो कि USA ने कितना ज़्यादा ट्रेड टैरिफ लगा दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन कर रहा है? WTO, ठीक है, WTO। ये हम इसको देखेंगे, इसकी ये पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्रीज टू नेगोशिएट, भाई एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं भैया इतना रखो, तुम मुझसे 200 रुपये में रखो, मैं तुमसे 400 में रखता हूँ। इस तरीके से नेगोशिएशन होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। अगर इसकी मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो अगेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोशन ऑफ ट्रेड, राइट। तो सबसे पहला फ्री ट्रेड हमारा प्रमोट हो रहा है। फिर फेयर कंपटीशन, कि यार कोई दिक्कत ना है, ऐसा ना हो कि कहीं किसी भी कंट्री में क्राइसिस चल रहा है तो उसको आपने फ़ायदा उठा के इतना ज़्यादा ट्रेड टैरिफ लगा दिया कि अब वहाँ पे और ज़्यादा क्राइसिस होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म देता है जो नेगोशिएट कर पाए आप, जहाँ पे नेगोशिएशन हो पाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ये प्रमोट करता है। हालांकि देखो ये सारी चीज़ें तुमको मेंस में पूछेंगी, ये इतना ज़्यादा तुम्हारा प्रीलिम्स वाला चीज़ नहीं है। अब जैसे ये मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, तो ऑब्जेक्टिव विल नेवर बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स यार। वो बहुत क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स इतने ज़्यादा वास्ट हो सकते हैं कि आप प्रीलिम्स में उसको अगर ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं मार्क करोगे ना, तब भी वो कहीं ना कहीं कोई वो पॉइंट सही होगा। तो प्रीलिम्स जो है ना वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली खेला जाता है। तो ये दिस वाज फॉर मेंस। अगर मैं इसके बाद जैसे प्रिंसिपल आ सकते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर मैं WTO के प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। अब इसके नाम से पता लग रहा हो, इट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू ट्रीट ऑल अदर मेंबर्स इक्वली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। एनी एडवांटेज है ना ग्रांटेड टू वन मेंबर कंट्री मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल मेंबर कंट्री। मतलब आपने अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री को कुछ एडवांटेज दिया तो भाई वो ट्रेड के मामले में सारे कंट्रीज को दीजिए। ये ना करिए कि इसको आपने इतना दे दिया उसको आप कम दे रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबको आप देखिए, नेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू ट्रीट फॉरेन गुड एंड सर्विसेज नो लेस फेवरेबली देन देयर गुड्स सर्विसेज वंस दे एंटर देयर
मार्केट। अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उस पर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए, जैसे कि प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सच एज कोटास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन्स, ये सारी चीज़ों पे प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि ये कंट्री ऐसी है ये कंट्री ऐसी है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। तो ये सारे इसके जो प्रिंसिपल थे। WTO एग्रीमेंट्स की मैं बात करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगर मैं WTO प्रिंसिपल्स एग्रीमेंट्स की बात करता हूँ तो इसमें एग्रीकल्चर में देखिए जो हुआ था, इसमें 3 मेन पिलर थे। 3 मेन पिलर क्या थे? मार्केट एक्सेस, कि भाई ऐसा करिए कि मार्केट का एक्सेस हो पाए, लोग मार्केट तक पहुंच तो पाए। डोमेस्टिक सपोर्ट दीजिए कि वो डोमेस्टिकली भी तो थोड़ा आगे बढ़ पाए। एक्सपोर्ट कंपटीशन जो होता है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। देखो जितना ज़्यादा कम कंपटीशन होगा ना उतना बेटर है इनके लिए, ठीक है। तो रेगुलेट करिए, लिमिट करिए कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट की सब्सिडीज। पता चला कोई है वो जो उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना, और कोई एक कंपटीशन ही खत्म हो गया पूरी तरीके से। ये सारी चीज़ें। फिर AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्लासिफाई सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स। ठीक है, अब 3, अब ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। अब ये ग्रीन, ब्लू और एम्बर है क्या? इट इज़ मिनिमली ट्रेडेड, जो मिनिमम ट्रेड होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टॉर्टिंग एम्ड एट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को अगर हम एम कर रहे हैं तो ये मिनिमम ट्रेड की डिस्टॉर्टिंग की बात करता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगर ब्लू बॉक्स की मैं बात करता हूँ तो मोर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, थोड़ा और ज़्यादा ट्रेड। और अगर मैं एम्बर की करता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा होता है जिसमें प्राइस सपोर्ट, इनपुट सब्सिडी, सब्जेक्ट मैटर टू रिडक्शन कमिटीज, WTO टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर इसका इम्पैक्ट मैं बात करता हूँ इंडिया में क्या है, तो अब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है देखते हैं हम लोग। इट हेल्प टू इंक्रीज इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। हमने अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ा लिया। लेकिन अब नेगेटिव क्या है? अब यार देखो इंडिया के ऊपर प्रेशर रहता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का, भाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक क्रिएट करता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इनटू 3 बॉक्सेस हैज़ कुछ ना कुछ इश्यूज, जैसे इंडिया हैज़ आर्ग्यूड दैट मेनी ऑफ इट सब्सिडी फॉल इनटू ग्रीन बॉक्स। हमारे बहुत ज़्यादा सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में फॉल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अब, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की हैं जो वो ब्लू बॉक्स में फॉल करती हैं, तो हमें इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है। फिर अगर मैं बात करता हूँ पीस क्लॉज, तो टेम्परेरी प्रोविजन होता है, ये प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज विद प्रोटेक्शन ऑफ लीगल एक्शन इफ देयर एग्रीकल्चर सब्सिडीज एक्सीड्स द लिमिट ऑफ WTO। कुछ लिमिट अगर क्रॉस कर देती है तो उसमें ये लीगल जो एक्शन होता है वो देखता है। फिर एग्रीमेंट कंडीशन है इसकी, ये आपको इतना ज़्यादा, फिर एक्सपायर होने वाली है 2023 में। 2023 में ये एक्सपायर होने वाला था, जिसकी वजह से आपको ये 2024 में इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज की मैं बात करता हूँ तो इसका कुछ स्कोप है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। अगर इसके मैं बात कर देखो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वगैरह जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। जैसे ये 4 मॉडल्स पे करता है सप्लाई के, ट्रेड इन सर्विसेज। तो अगर क्रॉस बॉर्डर की मैं बात करूँ, डिलीवरी ऑफ सर्विस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट सर्विस प्रोवाइडर फिजिकली मूविंग अक्रॉस द बॉर्डर। अब मान लो मुझे कोई सामान लेके जाना है पाकिस्तान, तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली ऐसे लेके जा रहा हूँ ये सामान, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी ये ध्यान में रखता है। फिर कंजम्पशन अब्रॉड, देखो सर्विस कंज्यूमर ट्रेवल टू अनदर कंट्री एंड कंज्यूम सर्विसेज देयर, ये भी कर सकता है। फिर कमर्शियल प्रेजेंस होती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल प्रेजेंस अच्छा ब्रांच ऑफिस और ये सब जो होता है हम लोग एक जगह पे खोल सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द बॉर्डर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज। अगर हमें कहीं जाने की जरूरत पड़े सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए तो उसके लिए भी ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है। अगर नेशनल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइडर्स बी ट्रीटेड नो लेस फेवरेबली देन डोमेस्टिक प्रोवाइडर इन द मेंबर कंट्री। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप गए तो पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वहाँ पाकिस्तानियों को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम इक्वली ही इनको देखना है। पर अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट होता है जो, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सारी कंट्रीज़ में जो मेंबर कंट्रीज हैं सबको एक ही जैसा ट्रीट करना है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर हम लोग आते हैं ट्रिम्स पे आप इसको जो भी कहना चाहो कह सकते हो। ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो अब ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होते हैं? देखो कहीं ना कहीं पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना उसको रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है इसमें, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंट्रोवर्सीज की मैं बात करूँ तो सम आर्ग्यूइंग दैट दे रिस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड वायलेट फ्री ट्रेड प्रिंसिपल। जो फ्री ट्रेड प्रिंसिपल होता है ना उसको ये वायलेट करता है कहीं ना कहीं। फिर इसमें ये बैरियर क्रिएट करता है किस चीज़ के लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बैरियर है कहीं ना कहीं,
ये लीड करता है इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो सबको होंगी। अगर मैं बात करता हूँ फिर इसके ट्रिप्स की, अभी हम लोग ने ट्रिप्स पढ़ा, अब हम लोग ट्रिप्स पढ़ रहे हैं। ये होता है ना ट्रिप्स जो होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो इसमें क्या होता है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन देता है, कहीं ना कहीं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन देता है अमंग देयर मेंबर कंट्रीज। अब पेटेंट प्रोटेक्शन क्या होते हैं, पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इन्वेंशंस इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स। और ये जैसे एक 20 साल 25 साल का आपका वो हो गया ट्रेड कि भाई अब देखो इतने में आपको कोई इसमें इशू नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। कॉपीराइट प्रोटेक्शन की फिर ये 50 साल के लिए होता है मिनिमम, डेथ ऑफ द ऑथर के लिए। भाई आपने बुक लिख दी, उसका अगर आप बात करो तो 50 साल तक कोई इधर उधर नहीं कर सकता उसको। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू प्रोवाइड effective enforcement mechanism for IPRs इंक्लूडिंग सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग इसमें बात करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें खत्म हो रही। फिर उसके बाद आता है सैनिटरी। देखो SPS एग्रीमेंट जो होता है ना, इसमें देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। इट मेजर्स, इसके जो मेजर्स होते हैं ना, ये डिज़ाइन होते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ये किसके लिए होते हैं, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए, ठीक है। और ये जो बाकी चीज़ें होती है जैसे इनके डेथ और इनकी जो हेल्थ होती है उसको ये करते हैं। इसका मेन गोल क्या होता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, नॉट यूज एज वे ऑफ टू अनफेयर जो रिस्ट्रिक्ट होता है ना ट्रेड का, उसमें ये थोड़ा सा ध्यान देता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी वगैरह होनी चाहिए। SCM एग्रीमेंट, दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस, लेकिन पढ़ लेते हैं। रेगुलेट्स द यूज ऑफ सब्सिडीज एंड, जो सब्सिडी को रेगुलेट करता है, सब्सिडीज वाली चीज़ें जो इसको रेगुलेट करता है उसको हम लोग ये कहते हैं। फिर इट प्रोहिबिट्स सर्टेन सब्सिडीज, कुछ टाइप की सब्सिडीज हैं जिसको ये प्रोहिबिट करता है, जैसे दैट आर कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, सच एज सब्सिडीज दैट आर कंटिजेंट ऑन द यूज ऑफ डोमेस्टिक ओवर इम्पोर्टेड गुड्स। कुछ इम्पोर्ट गुड, जैसा क्या हुआ कि मान लीजिए चाइना ने इंडिया में कुछ इंपोर्ट किया, अब क्या कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ सब्सिडी दे रही है, तो डेफिनेटली यार सब्सिडी वाला ही आदमी लेगा ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा देखता है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सब्सिडीज दैट में कॉज ट्रेड डिस्टॉर्शन, कुछ ऐसी सब्सिडीज जो ट्रेड डिस्टॉर्शन कर सकती हैं उस पर हम लोग, जैसे सब्सिडीज दैट आर स्पेसिफिक टू सर्टेन एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज एंड रीजन कैन गिव देम एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ देयर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो इसका देखो G20, हम लोग अब G20 पे आ गए। G20 पे आने के बाद सॉरी एक बच गया था, प्रोविजन फॉर काउंटर वेलिंग मेजर्स। जैसे ये WTO मेंबर को अलाउ करता है कि कुछ मेजर्स लीजिए जो सब्सिडीज के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें। अब आता है हमारा G20, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने देखा होगा इंडिया में कितना ज़्यादा G20 का वो हुआ था। फिर इट कंप्राइजेज 19 कंट्रीज, तो इसका नाम G20 क्यों है, आइए देखते हैं। एंड द यूरोपियन यूनियन, इट कंप्राइजेज 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इट रिप्रेजेंट्स ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, दो तिहाई वर्ल्ड के पॉपुलेशन को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। 85% ऑफ ग्लोबल GDP जो है उसका 85%, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई उसका लगभग 80% ये कहीं ना कहीं अपने अंदर वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। 75% ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। इसकी अगर ओरिजिन की मैं बात करता हूँ तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के बाद फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के लीडर्स के साथ इन 1919 में हुई थी। फिर 2008 में ये डिसाइड हुआ कि G20 लीडर्स को एक बार फिर से मुलाकात करनी चाहिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक फ्रॉम द G20 मीट ट्वाइस अ ईयर टू गेट रेडी फॉर दिस बिग मीटिंग। so, इसको 2 बार मिलाया जाता है, मिलते हैं ये लोग, इनकी मीटिंग होती है जिससे कि क्या किया जा सके कि भैया मीटिंग की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से हम लोग को करना है। अब इनके वर्क क्या है, तो देखिए फाइनेंशियल ट्रैक रखना है ना, इसमें 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइनेंशियल ट्रैक, इट इन्वॉल्व्स मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड देयर डिप्यूट्स ऑफ जो G20 कंट्रीज होते हैं उनको। फिर ये सेवरल टाइम मीट करते हैं, किस चीज़ के लिए, मनी मैटर को, फाइनेंशियल रूल्स को, इन सबको डिस्कस करने के लिए। और उसके बाद आता है एक शेरपा ट्रैक, इट डील्स विद वाइडर टॉपिक लाइक पॉलिटिक्स, फाइटिंग करप्शन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहाँ पे होता है, ये हमारा G20 के शेरपा में।
डिस्कस किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से है कि एवरी ईयर अ डिफरेंट कंट्री टेक्स ऑन द रोल ऑफ G20 प्रेसिडेंट। हर साल कोई ना कोई कंट्री इसका होस्ट बनता है, इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता है। तो 19 कंट्रीज आर स्प्लिट इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है, विच विद नो मोर देन 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज से ऊपर नहीं होना चाहिए एक ग्रुप में। फिर ईच ग्रुप गेट्स टर्न टू हैव वन ऑफ इट्स कंट्रीज टू बी अ प्रेसिडेंट। तो हर ग्रुप को एक बार मौका दिया जाता है कि आप अपनी कंट्री को प्रेसिडेंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिया के साथ कौन कौन था, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो इस तरीके से हमने देखा कि उसके बाद आता है हमारे पास ट्रोइका, इसको आप ऐसे भी जान सकते हो। What is this? It is a current president works with a country that was president last year. Country that is और वो कंट्री जो अगले साल प्रेसिडेंट होने वाली है, जो पिछले साल प्रेसिडेंट थी, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट और जो पोस्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, आगे आने वाले जो प्रेसिडेंट होने वाले, उनके साथ मिलके ये काम करता है। फिर अगर मैं इसके कॉपरेशन एरियाज की मैं बात करूँ तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पे विच लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो यार कहीं ना कहीं इनका जो मोटिव है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही रहता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मॉनेटरी फंड, फिर उसके बाद इनके जो वर्क्स हैं वो कुछ इस फील्ड्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं इशू कर देखता है। इशूज़ इसके बाद क्या है, इसमें कुछ इशूज़ भी होंगे ना, सब चीज़ तो पॉजिटिव के साथ नहीं आती। इसके इशूज़ की मैं बात करता हूँ तो ये टैक्स और फिजिकल पॉलिसी में हमें इसको देखने के लिए मिलता है। ट्रेड, एग्रीकल्चर और एनर्जी वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है। वुमेंस के लिए भी हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो था ना 2030 वाला, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं इसके जो इश्यूज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब इंडिया की जो प्रायोरिटी है G20 समिट को लेके, उसको हम बात करते हैं तो इट इज़ फॉर टैक्स इवेजन। जो टैक्स चोरी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। फिर चोकिंग टेरर फंडिंग, जो टेरर फंडिंग होती है हमारे यहाँ, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं लेके आते हैं कंसर्न्स में। कटिंग रेमिटेंसेस एंड कॉस्ट, फिर मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स। उसके बाद ये देखो कहीं ना कहीं हमारे जो हैं वो सारे डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए ही हैं। अचीवमेंट, तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो विद ओनली 20 मेंबर G20 कैन मेक क्विक डिसीजन। देखो कहीं ना कहीं 20 मेंबर हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था 85% ऑफ योर पॉपुलेशन है ना, लगभग 80% ऑफ योर GDP। तो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन लिया जा सकता है। अगर वर्ल्ड के लिए कोई प्रॉब्लम है, वर्ल्ड के लिए कुछ हम लोग को ध्यान में रखनी है, तो जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा इसका है। इट इन्वाइट्स कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी टू ज्वाइन। फिर टैक्स रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्राइसिस के रिस्पॉन्स में हम लोग बहुत जल्दी इसको ध्यान में रख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ चैलेंजेस की, तो यार देखो ये एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पे काम नहीं करता है। सारे मेंबर अगर अग्री नहीं करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। लीगल बाइंडिंग नहीं है, करना ही करना है वाली बाइंडिंग है। एक जिसे दबाव में लोग कर देते कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो ऐसे वाला, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर मैं इसकी बात करूँ, इट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज। बिल्कुल सारी इकोनॉमीज एक साथ आती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इट हेल्प्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। अगर देखो यार G20 की तो बात कर ली, व्हाट इज G7? G7 भी एक समूह है कंट्री का। 1973 ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद इसको हम लोग ओरिजिन हुआ था। अगर इसकी मैं बात करूँ, कुछ लोगों को कंसिस्ट करता है, जैसे UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। UK, कनाडा, जापान, और उसके बाद जर्मनी, इटली, और उसके बाद हमारा देखिए 5 ही हुए ना ये तो। हाँ, तो बेसिकली अगर आप इसको देखो कि एंड US कनाडा जॉइंट ग्रुप इन 76, यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, हैज बीन जॉइंट फुल मेंबर और 1981 से। देखिए जो रशिया था वो 2014 तक मेंबर था और G8 इसको बुलाया जाता था, लेकिन रशिया को हटा दिया गया था। आपको पता है क्यों? क्रीमिया के जो इंसिडेंट हुआ था, क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद। फोरम ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू डिस्कस कोऑर्डिनेट की ग्लोबल इश्यूज। जो कुछ इश्यूज होते हैं उसको की ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको देखने के लिए ये बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड जितने होते हैं पॉलिसी, उसको बनाने के लिए ये हुआ था। इसका ये आउटडेटेड क्रिटिसिज्म की अगर मैं आउटडेटेड हो जाएगा, अनरिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड का लार्ज इकोनॉमीज इसमें एडेड नहीं है, तो यार तुम 7 कंट्री मिलकर क्या है इसमें इतना अलग कर लोगे, ठीक है। तो इसकी बात है। तो अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इसका ओरिजिन हुआ था ये 1989 में G7 समिट में हुआ था इसका, जो पेरिस में हुई थी उसके तहत इसका हुआ था। इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 39 मेंबर्स हैं और 37 ज्यूरिसडिक्शंस हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका और एम क्या है, अगर एम की मैं बात करूँ तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इस सबको एक तरीके से देखने के लिए। फिर अगर ब्लैक लिस्ट की मैं बात करूँ तो कॉल फॉर एक्शन, इसको कॉल फॉर एक्शन की मैं बात करूँ। ग्रे लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अदर मॉनिटर जुरिसडिक्शन। इसके अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अचीवमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ रिकमेंडेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कॉम्बैक्टिंग लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशिंग यार मैं जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस चीज़ के बाद हम लोग आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। इसके जो मेंबर्स हैं वो 68 मेंबर्स हैं, 49 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक। यूनाइटेड स्टेट्स में 15.56% का इसका स्टेक है, जापान में 15.56 का, ठीक है। चाइना ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 6.47 और इंडिया पे हमारा है 63%। इसके जो अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर तो ये फिलीपींस में हेडक्वार्टर इसका है। फोकस क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, क्लाइमेट चेंज का रीजनल कॉपरेशन जो है वो सारी चीज़ें चलती है। देखो कहीं ना कहीं एम सबके एक से हैं। फिर मेजर क्रिटिसिज्म की गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम है। उसके बाद सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं कि जैसे प्रोजेक्ट इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब न्यू डेवलपमेंट की बैंक की बात करता हूँ तो इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, ये हमारी चीज़ें। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, सबके एक ना एक वोट होते हैं, जिसमें इसका जो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और इसको हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी साथ में बोलते हैं। इसको हम लोग ब्रिक्स भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। क्यों ब्रिक्स बोलते हैं? देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसलिए हम लोग इसको ब्रिक्स भी बोलते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसके क्रिटिसिज्म अगेन ट्रांसपेरेंसी और फिर लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को वो नहीं करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग डोमिनेटेड बाय लार्जर ब्रिक्स, है ना। जैसे क्या हुआ कि चाइना, रशिया, ये सब जो है ये इनका लार्ज वो रहता है, से रहता है इसमें। पर्टिकुलरली चाइना की अगर मैं बात करूँ, सस्टेनेबल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़ा हम लोग ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है। अगर मैं बात करता हूँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, देखो यार ये वीडियो आधे घंटे में अगर मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, समझ लो कि मैं इतनी ही तेज करा सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग। हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करूँ तो ये 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं इसके, जिसमें चाइना का जो स्टेक है वो है 26.06% और इंडिया है हमारा 7.62 पे, रशिया 6.6101 पे है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना पे है। फोकस है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज यूजुअल। फिर इशू इसके क्या है? कंपटीशन। भाई देखिए कंपटीशन विद एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल चाइना में तो अकाउंटेबिलिटी का तो बहुत ज़्यादा शक है। प्रोजेक्ट्स तो जैसे न्यू मेट्रो लाइन इन मुंबई। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कुछ यार पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आता है हमारा 13 कंट्रीज, जैसे अल्जीरिया, अंगोला और ये सारी जो कंट्रीज हैं 13 कंट्रीज, ये हमारे इसमें कुवैत हो गया, लिबिया हो गया, जितनी भी हमारी मिडल ईस्ट वाली हैं जहाँ पे ऑयल फील्ड जाता है वो उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया में है। इसका जो फोकस होता है ओपेक का वो होता है कि कोऑर्डिनेट एंड स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल मार्केट को, ये जो क्या करें इस एक स्टेबलाइज रखें, फिर पॉपुलरली इन द टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। बिल्कुल क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि जो इसका कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक है ये मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए, बिल्कुल कभी भी आके ऑयल का प्राइस ऊपर कर दें। इट कैन क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज सरप्लस लीडिंग टू प्राइस का जो ऊपर नीचे होता है उसके भी हम लोग देख सकते हैं। ये सब अपने अगर इंडिया के मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ तो लार्ज इंपोर्टर है हम ऑयल के, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमारे ऊपर ये बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि ओपेक के जो भी डिसीजंस होंगे हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। एडवोकेट एंड फॉर स्टेबल प्रिडिक्टेड ऑयल प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट मार्केट फंडामेंटल्स विदाउट एक्सेसिव इंटरफेस ऑफ ओपेक। फिर उसके बाद ये फेयर और बैलेंस हम लोग प्राइस के लिए ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ OECD की तो इसके 38 मेंबर्स हैं, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और ये 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? OEEC, पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन के तहत किया गया था, विच वॉज क्रिएटेड इन 1948।
एम इसका क्या है, अगेन पॉलिसी, इंप्रूव इकोनॉमिक सोशल वेलबींग और ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करना। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंबर कंट्रीज जो हैं, सिलेक्टेड नॉन मेंबर इकोनॉमीज, दीज सर्वेज आर हाईली रिगार्डेड एज इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन कंट्रीज। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लब रिच, देखो रिच कंट्रीज इसमें ज़्यादा ध्यान देती हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये सारे इसके चीज़ें हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के परस्पेक्टिव तो ये मेंबर ही नहीं है, OECD के हम लोग मेंबर नहीं हैं, और लेकिन active participant in OECD activities, has expressed concerns about OECD standards that such as those related to taxation, और आर्गिंग में हम लोग ने एक कदम भी उठाया है, सार्क, SAARC। देखिए इसमें ना 8 कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और काठमांडू। और काठमांडू के जो नेपाल का जो काठमांडू है उसमें इसका हेडक्वार्टर है। सार्क जो है हमारा साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया के आसपास वाली देखिए ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव और उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। गोल इसका क्या है कि रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं साउथ एशियन कंट्रीज की। फोकस एरिया इसमें क्या है, जैसे ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर आपने देखा है यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो उस चीज़ को प्रमोट करना। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, क्या ये देखो एक पॉलिटिकल टेंशन हमेशा रहती है हमारे कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको भी एक ध्यान में रखना। फिर उसके बाद सक्सेसफुली एड्रेसिंग करना, इसका थोड़ा सा ईजी है टेररिज्म के बीच में, ईजी नहीं है सॉरी, बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है हमारा पाकिस्तान का कितना ज़्यादा रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर फॉस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन अमंग साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसके तहत। इसके बाद मैं बात करता हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है उसके ऊपर। तो इसमें 7 कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। और इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए बे ऑफ बंगाल लिखा तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में होने वाला है। बांग्लादेश के ढाका में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है हेडक्वार्टर। उसके बाद जो इसकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सारी चीज़ें इसके जो हैं ये इसके क्या हैं, एम्स है, फोकस एरिया है। मेजर क्रिटिसिज्म की मैं बात करूँ तो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नहीं है इतनी, तो जो प्रोग्रेस है वो बड़ी धीरे है। ये सारी इसकी इंडिया के पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ तो एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में हम ब्रिज की तरह काम करते हैं। और इसमें हमें ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो होता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एशियान की तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसमें 10 कंट्रीज हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ये सारी इसकी कंट्रीज हैं। इसका जो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके फ्री फोकस एरिया की बात करें तो ये क्या फोकस करता है, इट क्रिएट सिंगल मार्केट प्रोडक्शन बेस विद रीजनल फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर और ये सारी चीज़ों को ये प्रमोशन देता है। इम्पैक्ट्स की मैं बात करता हूँ तो ये जो इंडिया है इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काफ़ी ज़्यादा पार्ट लेने की कोशिश करता है। एंगेजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, भाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम एंगेज भी करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है अपना BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा हो कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड बेसल में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1930 में अगर मैं बात करता हूँ तो जर्मन रिप्रेजेंटेशन पेमेंट मैंडेट बाय 1990 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जो ओवर इट्स टाइम जो चीज़ें हुई थी उसको ये ध्यान में रख के किया गया था। मेंबरशिप है इसकी 63 कंट्रीज, 95 ऑफ द वर्ल्ड GDP ये कहीं ना कहीं दिखाता है। प्रमोट क्या करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और जो डायलॉग हो वो इजी कंडक्टिंग रिसर्च हो, उसके बाद सारी चीज़ों को ये ध्यान में रखता है। अचीवमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही इसकी एक अचीवमेंट है। अगर बेसिकल अकॉर्ड की मैं बात करूँ तो इट रिकमेंडेशन ऑन बैंक लॉज एंड रेगुलेशन एनहांसेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिसर्च एंड स्टैटिक्स। क्रिटिसिज्म तो अगेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हम लोग बीच में लेके आते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी तुम्हें क्रिटिसिज्म दिख रहा है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एक ये बोल दो अकाउंटेबिलिटी, और जहाँ पे भी तुमको पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ बोल दो कि यार यही सारी चीज़ें, दैट्स इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर जो है इसका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में पब्लिकेशन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और रिस्क, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है उस चीज़ों पे ये काम करता है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट होती है, फिर एनुअल मीटिंग इसकी होती है जो मेजर इवेंट होता है फ्रॉम वेरियस सेक्टर केम टुगेदर टू डिस्कस एंड शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्रीज। इस चीज़ से हम लोग देख सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट फर्दर तो जॉइंट मेंबरशिप और ये सारी चीज़ें इस पर काम करती हैं। इसका एम क्या है, अगेन एम क्या होगा इसका, बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक जो चीज़ें होती हैं उसको प्रमोट करना कहीं ना
कहीं इम्प्रूव करना उसको। क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन इसमें भी आएगा फ्री प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीज़ें साथ में इसके आप कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, इंडिया के पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो इट सीज एज द फॉरम एज अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है उसको दिखाने की कोशिश करता है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी आपकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में हम लोग ने इसमें जो डिस्कशन किया है इस लेक्चर में, उसके तहत हम लोग ने पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स। अगर आपने 11 दिन में मुझे एक घंटा भी दिया है तो यू आर गुड टू गो फॉर प्रीलिम्स। और इसके साथ हम लोग अब लेक्चर अपना एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अब स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही तेज़ी से उसको भी ख़त्म करेंगे, उसको भी बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। तो विद दिस वी विल बी एंडिंग दिस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर एक घंटे आपने डेली दिया है तो आपने का इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से रिवीजन हो चुका होगा। मैंने आपको 10 बार बोला कि ये चीज़ रिवीजन के लिए है। दिस इज़ नॉट कि अगर कोई बिगनर है तो उसको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं। यू गो कि उसके बाद मैं उसके लिए जो बिगनर होगा वो 26 के लिए ही कर रहा होगा, तो 26 के लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं 50 to 60 आवर्स में इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म करूँगा। तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जिसका ये प्रीलिम्स लगा हुआ है उसके लिए जो बात चीज़ें हैं वो यहाँ तक इनफ हैं। यू डोंट नीड टू गेट इनटू इससे ज़्यादा चीज़ें, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो विद दिस आई विल टेक अ लीव। उससे पहले लेकिन आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी मैं अब नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर लूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।